हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस एंड दिस इज विक्रम राठौर योर मैथ टीचर। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो सेशन है वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का डे 1 है। यानी कि चैप्टर 2 का हम जो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला दिन है आज। तो आज के दिन में आज आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, रीजनिंग सेशन के क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो लास्ट तक प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और डेफिनेटली जो ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन कराने का तरीका है, जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन यानी कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस से क्यों ना हो, ठीक है ना, उस एग्जैक्टली यही तरीके से क्वेश्चन या इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि डेफिनेटली एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जीरो लेवल से लेकर, क्योंकि हो सकता है कि शायद आज आपको ऐसे लगे कि बहुत सी बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग कम से कम 5 दिन का ये रिवीजन सेशन रखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो वहाँ पर आपके जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस होने वाले हैं। तो बीच बीच में या फिर आज के दिन आपको लग सकता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन जब रिवीजन होता है तो सारे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे अच्छे क्वेश्चंस या मुश्किल क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके मुश्किल और आसान हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ये सारी की सारी पीपीटी तैयार की हुई है। और डेफिनेटली अगर इस पीपीटी को अगर सारा का सारा सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, सारी पीपीटी जो डे 4 डे 5 तक जाएगी आपकी, तो फिर इस चैप्टर से इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना। पॉलिनोमियल इन एक्स के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, एक्स ढूंढिए आप यहाँ पर, एक एक्स ये दिया हुआ और एक एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इस वाले टर्म अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये x रूट x जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो x की पावर 1 हो जाएगा और ये x की पावर हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर इस वाले टर्म की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये x की पावर 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कि जो x वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। यानी x की पावर जो आपकी है, ठीक है ना, x की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो भी आप बोलिए, वो 0 1 2 3 ये सारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बस इसका ध्यान रखना है। तो पहले वाले पार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये पावर 3 है, चलेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले वेरिएबल में यानी इस वाले टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर x की पावर 3/2 है, तो ये तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल नहीं होने वाले। जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, उसमें हमें बस इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है, जो वेरिएबल x यानी जो भी वेरिएबल होगा आपका, यहाँ पर x वेरिएबल है, उसकी जो एक्सपोनेंट या पावर जो होगी आपकी, ठीक है ना, वो होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है तो फिर आपका क्या होगा, और ये बात भी ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर में x वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर x वेरिएबल है तो उसको सिंप्लीफाई करके आप न्यूमरेटर में लेके जाइए, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की होती है, उसमें वेरिएबल x को हमेशा इनटू में रखा जाता है, डिवीजन में नहीं रखा जाता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो वेरिएबल x है उसकी पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर डेफिनेटली ये होते हैं आपके, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पर तो नहीं होने वाला है। इसमें देखिए x की पावर 3, ठीक है, इसमें भी x की पावर 1, इसको चेक नहीं करना है, ठीक है ना। कांस्टेंट को चेक नहीं करना है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब बेसिकली ये होता है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समझने के लिए, चेक करने की जरूरत नहीं, इसको आप x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है आपका, उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो भी हमारी जो कंडीशन है पॉलिनोमियल की उसको फुलफिल कर रही है ना। तो फिर इसके लिए हम ऐसा ध्यान रखते हैं, कांस्टेंट अगर है तो उसको स्किप कर दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए, वो तो पहले से ही x की पावर 0 होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी जो x दे रखे हैं, जो दिख रहे हैं आपको x, वहां पर देख लीजिए एक्सपोनेंट होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर है तो डेफिनेटली यही वाला हो जाएगा। यहाँ पर √3 देख के कंफ्यूज मत होइएगा, वेरिएबल x की एक्सपोनेंट तो 1 ही है ना। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही होने वाला है, ठीक ना। थर्ड वाला भी नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा। रीजन ये, हम हालांकि थर्ड और फोर्थ को अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे। यहाँ पर रीजन यही है ना, कि एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है एमसीक्यूज में। अगर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यार ये वाला सही है, तो आप नीचे वाले ऑप्शंस को स्किप कर सकते हैं, उसको चेक मत करिए आप। जैसे हमें सेकंड ऑप्शन सही मिल गया आपका, तो हम सी और डी को चेक ना करें, ठीक है ना। इसका आपको देख सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो 1/x वाला टर्म है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको न्यूमरेटर, जैसे अभी तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये तो पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा, बट 1/x का जो टर्म है बेसिकली, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल x है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। बस इतनी सी बात तो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें x की पावर -1 हो जाने वाला है। और x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, यानी होल नंबर नहीं है, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया आपका, ठीक है। तो फिर दैट्स वाई ये हमारा जो x - 1/x लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी √5 के साथ साथ √x है ना,
रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 और प्लस 3। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वेरिएबल एक्स है उसकी एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैंने सारे ही पार्ट आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर, और आई थिंक अभी आपको पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज हो भी गई होगी। ठीक है, वेरिएबल एक्स की एक्सपोनेंट होल नंबर्स में होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये तब चेक करते हैं जब आपका एक्स जो है ना वो न्यूमरेटर में हो, फ्रैक्शन में ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो। ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पी एक्स इक्वल टू आपका जीरो दे रखा है, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है ना, क्या होती है, नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ विच ऑफ द, अच्छा सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, अच्छा ये पूछा गया, सॉरी क्वेश्चन ये है आपका। हालांकि चलिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर पॉलिनोमियल जीरो है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पर ये पूछा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, बी, इसकी डिग्री जीरो, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को एक्चुअली 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। बेसिकली जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो, अगर जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें वेरिएबल एक्स जो दिखेगा, क्योंकि अलग अलग टर्म अगर दे रखे हैं, यहाँ तो एक ही एक टर्म दिया हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक टर्म दिया हुआ है यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं यही हाईएस्ट हो जाएगा। लेकिन जनरली एक से ज़्यादा टर्म अगर दे रखे हैं, मोर देन 1 टर्म दे रखे हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, ठीक है ना बच्चों, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर तो एक ही एक टर्म है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। 5 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। और ये आपने जब ऑफलाइन अपनी क्लासेस ली होंगी बच्चों, कहीं से भी ली होंगी, तो वहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन भी किया गया होगा, बताया गया होगा आपको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, आपकी 0 होती है। ठीक है ना, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये मैंने अभी पहले बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें देखिए एक से ज़्यादा टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको ये चेक नहीं करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन्होंने बोल दिया, डिग्री तभी हम डिफाइन करें, यानी डिग्री तभी आपसे पूछी जाएगी जब वो पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, है ना, वो पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो वहाँ पर डिग्री भी नहीं पूछी गई होगी आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है ना वो ये वाला टर्म है, तो 4 दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगी डिग्री। बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना, 1 + 3x का होल क्यूब। अगर हम 1 + 3x के होल क्यूब को ओपन करेंगे, बहुत सारे बच्चे ना जल्दबाजी में लगा देंगे। अच्छा, एग्जाम्पल का मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म है, सॉरी 1 टर्म है, तो वो मोनोमियल हो जाता है। 2 टर्म है तो वाइनोमियल हो जाता है, 2 टर्म वाला वाइनोमियल, 3 टर्म वाला क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 1 और 2 टर्म, 1 और 2 टर्म नहीं, जब आप इसको a + b के होल क्यूब से ओपन करेंगे तो 4 टर्म्स बनेंगे। ठीक है ना, a³ + b³ + 3a² है ना, a² और +3ab²। ठीक है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये पूरा एक ही टर्म बोला जाएगा, 4 टर्म्स। ठीक है ना, ये 4 टर्म। इनटू में टर्म नहीं होता है, 1 2 3 ऐसे नहीं बोले, इनटू वाले टर्म को एक ही बोला जाता है, 1 बोला जाता है। ठीक है, प्लस या माइनस टर्म्स के साथ हम आगे चलते हैं टर्म्स को काउंट करने के लिए। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, जैसे ये 1, फिर प्लस के बाद जो दूसरा टर्म आएगा वो 2, प्लस के बाद फिर देखिए प्लस ढूंढिए, फिर 3, ऐसे करते हैं। तो 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स अगर ये हो गए यहाँ पर, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ नहीं हुआ, ये नन ऑफ दीज में चला जाएगा। ठीक है ना, ट्राइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3, बाइनोमियल का मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 2, मोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1। तो तीनों ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, बड़ा आसान है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है ना, इसमें भी वही पूछ लिया आपसे कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कौन सा एक्सप्रेशन जो है ना वो पॉलिनोमियल है। तो वेरिएबल एक्स को देखिए और उसकी पावर अगर होल नंबर्स में है तो वही हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये रूट एक्स की वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो एक्स की और -1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर तो रूट लगा हुआ देख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ यही है। और इसमें देखिए एक्स जो है ना वो 2 है, यहाँ पर x1 है, और कांस्टेंट को हमें चेक करना नहीं होता। ठीक है ना, इसको देखिए ही मत, हटा दीजिए। अगर पॉलिनोमियल आपको चेक करना है तो कांस्टेंट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, a + b के होल क्यूब से ओपन करना पड़ेगा। यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 1 बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं। ठीक है ना, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना, फिर उसके बाद तो देखिए a³ + b³ + 3ab² है ना, प्लस बस एक्स वाला टर्म वैसे तो यही मिल गया, आगे भी देख लीजिए 3a, या ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट,
ठीक है, 3a² भी लिखते हैं, 3a² और प्लस 3ab², ठीक है ना। ये यहाँ से x देखिए, इसमें भी x नहीं है तो इसको हटा दीजिए, इसमें भी आपका x नहीं, इसको भी हटा दीजिए, इसमें x² है तो इसको भी हटा दीजिए, सिंप्लीफाई नहीं करना, इस वाले टर्म में मिल रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x देखना है अगर आपको तो x वाला टर्म तो चाहिए ना बच्चों, यस और नो। और यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि a + b की होल क्यूब की आइडेंटिटी सबको पता होगी, a³ + b³ यानी पहले वाले टर्म का अगर नहीं पता है तो फिर देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a³ + b³ कैसे होता है, पहले वाले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे वाले टर्म का क्यूब, यानी 3 का अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो करा है 3 का x का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस 3 जो पहला वाला टर्म है इसका स्क्वायर और b, और फिर इसके बाद पावर को इंटरचेंज कर दीजिए, 2 इधर पहुंच जाएगा, ये उधर पहुंचा दीजिए, ab², ठीक है ना। यहाँ से इस वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया है बच्चों। तो रिवीजन सेशन है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर x वाला टर्म, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 27, तो ये 27x हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना हो जाने वाला है, 27, तो डी ऑप्शन होने वाला है इसमें, ठीक है ना बच्चों। सारे टर्म की कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है, बस x वाला टर्म देखिए, उसको सिंप्लीफाई करिए और कोफिशिएंट लिख दीजिए। बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, बड़ी आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ y² इन, है ना, y² का कोफिशिएंट बताना है, तो पहले आपको y² + 1/y और y³ - 5 इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। वैसे देखो, वैसे एक आप कैलकुलेशन में और बताता हूँ, सारे टर्म की मल्टीप्लाई ना भी करें आप, y² वाले देख लें, जब y² का y³ में होगा तो y की पावर 5 हो जाएगा, तो इसको करना ही नहीं है। y² का -5 में होगा तो -5 में यहाँ पर डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ y², सारे टर्म को मत करिए ना, y² का -5 में होगा तो ये y² का मिलेगा, इसको कर लीजिए। फिर 1/y का y³ में आएगा तो ये भी प्लस का y² आएगा, ये भी कर लीजिए। और 1/y का -5 में करेंगे तो y² नहीं मिलेगा, तो y² नहीं मिल रहा तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, यानी वहां से वही टर्म लिखिए यहाँ पे सिर्फ जो y² बना रहे हैं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ y² बनाना है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर कुछ बच्चे चाहें तो पूरी कैलकुलेशन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, वहां सिंप्लीफाई करके वहां से y² का कोफिशिएंट ढूंढ लें, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, ठीक है ना बच्चों। और अभी क्या करना है, ये -4y² हो रहा है यहाँ पर, और कोफिशिएंट ये -4 हो जाएगा, बस यही आंसर है आपका, खत्म, सिंपल है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे बच्चे ना y² दिखेंगे 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 थोड़ी ना, और 1 हालांकि ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन हम अपना कोफिशिएंट बताएंगे, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा चलता है, इसमें 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ, है ना, इसका फैक्टर बताना कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जरा, फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये a² - b² बन रहा है, ठीक है ना, इसमें तो 1 - 4y है, लीनियर का स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर को ओपन नहीं करते हैं। अगर फैक्टर की अगर हम कभी भी बात करेंगे बच्चों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर होल क्यूब को कभी ओपन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। लीनियर में कन्वर्ट हो गया, ये लीनियर का स्क्वायर है तो बस बना रहने दीजिए, फैक्टर है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, ऐसा बोल सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना, अगर एक्सपेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि इसको एक्सपेंड करिए आप, देन वी यूज a - b का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से बात, ठीक है ना। लीनियर अगर है, लीनियर का अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल क्यूब लिखा हुआ है, होल पावर 4, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म होती है, यानी फैक्टर फॉर्म है ये आपकी, आपको कभी भी उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों का स्क्वायर बन रहा है, 4y का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यस और नो, ये पहले वाले टर्म की बात कर रहा हूँ बेटा, और प्लस ये आपका 1 - 4y का होल स्क्वायर, ये चलेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ये a + b और a - b, यस और नो, a² - b² की आइडेंटिटी प्यारे बच्चों आपको पता होगी, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b, यानी कि स्क्वायर हटाइए, a b बचा हुआ एक बार प्लस कर दीजिए और a - b, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी होती है, सारे बच्चों को अच्छे से पता है ये आइडेंटिटी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं उसमें। तो यहाँ पर देखिए 4y और 1 है, तो 4y + 1 और 4y - 1, ठीक है ना, और प्लस ये 1 - 4y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर एक्चुअली क्या है कि देखिए दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, आप माइनस कॉमन लें यहां पर, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके आप इसको यहां से, ठीक है ना, माइनस अगर कॉमन ले, इसको दो तरह से करा जा सकता है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां पर, तो ये आपका 1 - 4y बन जाएगा, और ये प्लस 1 - 4y है ये आपका, ठीक है ना यहाँ पर। और अगर आप 1 - 4y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 4y - 1 था और यहाँ पे 1 - 4y था, ठीक है ना। मैं दो तरह से इसको कर सकता हूँ, ध्यान रखना, इस स्टेप को ध्यान रखिएगा, ये टर्निंग स्टेप है आपका, क्रिटिकल स्टेप कह सकते हैं। 4y - 1 इसको इधर 1 - 4y है, तो हम 4y - 1 या 1 - 4y को माइनस कॉमन लेके सिमिलर बना सकते हैं, एक जैसा बना सकते हैं,
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस मैंने आगे लगाया है, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। ये -4y-1 है, माइनस कॉमन ले लिया, और क्यों कर रहा हूँ कि जिससे 1 - 4y बन जाए, और वो मुझे कॉमन दिख रहा है, दो टर्म दिए हुए हैं तो कॉमन ले सकते हैं हम आसानी से, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया माइनस यहाँ से, ठीक है ना, और ये 1 - 4y, और फाइनली यहाँ पर एक टर्म ये देख रहे हैं आप, और एक टर्म ये है, तो 1 - 4y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर -4y+1 बचेगा, और +1 - 4y बचेगा, क्योंकि एक पावर कॉमन होगी तो एक पावर तो बचेगी आपकी, ठीक है ना। तो फाइनली अभी अंदर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 1 - 4y ये तो बाहर दिख ही रहा है हमें यहाँ पर, और साथ साथ अंदर माइनस का 4y, ठीक है ना, और माइनस का 1, और ये प्लस का 1, है ना, और माइनस का 4y, ठीक है ना, इस तरह से। तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और बाहर माइनस चल रहा है, तो भूल गया शायद, ये माइनस चल रहा है ना, बिल्कुल माइनस चल रहा है यहाँ पर ये, और ये भी माइनस चल रहा है, तो माइनस माइनस है ही, 1 - 4y, और यहाँ से माइनस 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 का 8y हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 4y माइनस का 4y माइनस का 8y होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस जो कैलकुलेशन उसको करते जाइए आप, है ना, जो भी फाइनल आंसर आएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 1 - 4y और ये 8y, एक तो ये आ गया, तो यहाँ पर या तो 1 - 4y भी फैक्टर और 8y भी, तो 8y ऑप्शन में दिया हुआ, तो एक तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 8y ऑप्शन में दिया, मैच कर गया और बिल्कुल सही आ गया हमारा। 1 - 4y भी अगर दिया होता तो वो भी सही होता, लेकिन 1 - 4y कहीं पर दिया नहीं है। दूसरा मैं तरीका ये बता रहा हूँ कि इसी स्टेप को, जैसे ये लिखा हुआ, इसको मैं रीराइट करके लिख रहा हूँ, है ना। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारा, जैसे 4y+1 और 4y - 1, ठीक है ना, 4y - 1, और प्लस ये 1 - 4y, है ना, 1 - 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4y+1 मैंने यहाँ पर क्या किया था, माइनस कॉमन लेके उसको 1 - 4y बना लिया था, ठीक है ना। ये भी तरीका सही था, और वहाँ से हमारा आंसर मैच कर गया, 8y हमारा फैक्टर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, 4y - 1 इसमें से नहीं लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा, जो कि प्लस ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 4y - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा ध्यान रखिए, a - b का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे समझिए आप, मैंने कहा 4 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होते हैं दोनों। आप अगर रिवर्स भी कर देंगे तो ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी हो जाएगा आपका अगर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर 1 - 4y का स्क्वायर और 4y - 1 यानी कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो एच पर अपनी सुटेबिलिटी, ठीक है ना, लिख सकते हैं कुछ भी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 4y - 1 का होल स्क्वायर और 1 - 4y का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर बना यहाँ पर, और ये -2 का स्क्वायर बना, है ना, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये भी इक्वल हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक्चुअली क्या है कि 1 - 4y ना बना के 4y - 1 बना लिया, तो यहाँ से आप 4y - 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर 4y+1 बन गया बेटा यहाँ पर, और प्लस ये भी 4y - 1 बन गया। अभी भी आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, अभी भी देखिए 8y आ रहा है, 8y और 4y - 1, तो यहाँ से 8y देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपको 8y, है ना, और 4y - 1 जो है ना वो लिखा रहना, क्या ही दिक्कत है उसमें, यहाँ पर 4y - 1, तो ये हमारा 8y आंसर दोनों ही केसेस में मिल रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें सही चल रही हैं हमारी, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों ही तरीके से आप चेक करेंगे, आपका आंसर 8y आ रहा है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं आगे। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस माइनस को ही तो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो 1 - 4y ही रहेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 1 - 4y ही रहेगा यहाँ पर, और ये माइनस का माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस भी लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फाइनली आपका 8y तो आ ही रहा है फैक्टर ना, जो पहला वाला पार्ट कराया था ना आपको, उसमें देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है, देखिए जरा, ये माइनस था ना, आपने क्या किया, 1 - 4y कॉमन ले लिया बाहर, तो बाहर ये वाला माइनस थोड़ी ना, ये माइनस तो इसके साथ अंदर आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन है छोटी सी, वो अपने से कर सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मुझे कैसे क्लिक करा, क्योंकि दोनों आंसर ना 8, क्योंकि आंसर तो दोनों के सेम ही आएंगे, चाहे आप इस तरीके से करें या दूसरे। पहले वाले में क्या आ रहा था, ये माइनस नहीं आ रहा था, है ना, पहले वाले में माइनस नहीं लिखा था, 1 - 4y और 8y आ रहा था, और दूसरे वाले में 4y - 1 8y आ रहा था, दोनों अलग अलग है ना यहाँ पर। अगर इस आंसर को मैच कराना है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, इसीलिए क्लिक किया मेरे माइंड में कि हम लोगों ने कहीं गलती कर ली है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं भी कभी कभी जल्दी कर देता हूँ चीज़ें,
है ना, स्किप हो जाती है चीज़ें, तो उसको देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर कि आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर एक्सप्रेशन, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि इससे क्या मिलने वाला है, ठीक है ना, इसको तो अभी हम करेंगे क्योंकि इसका हमें फार्मूला पता है, एक्स माइनस वाई सारे बच्चों को पता होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ से ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते, हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू -1, यही हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू -1, और इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई को अगर हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, है ना, यही बना ना ये वाली वैल्यू। यानी इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है जो आपको दिया था, यहाँ पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बना इक्वल टू 0 बना, ठीक है ना। डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा ही होगा। तो आप देखिए ना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आपको इनटू दिखाई दे रहा है 0, 0 करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 0, खत्म। बहुत सिंपल था। देखिए अप्रोच हमने क्या की कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है, या तो आपको एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू दी होती, ठीक है ना, वो तो दी नहीं है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, तो पहले हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सिंप्लीफाई किया कि हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास आया कि हम भैया ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको ये लिख सकते हैं, हमने लिख लिया उसको। अब या तो हमें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन दोनों की वैल्यू मिल जाए ना, तो हम यहाँ पे करते, लेकिन हुआ क्या कि हमें इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू ना मिलकर जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम वगैरह लिया, इसका मल्टीप्लाई एक्स के साथ, इसका वाई के साथ, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई का रूल होता है भाई ये, है ना। तो वहाँ पर हमने इस तरह से एक्सप्रेशन बनाया ये, और हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल गया। अब डायरेक्ट ये 0 हो गया तो ये कुछ भी हो एक्स माइनस वाई, कुछ भी हो 5 4 10 20 कुछ भी हो, फाइनल आंसर तो हमारा 0 ही आने वाला है ना। तो बस यहाँ से ऑप्शन 0 की तरफ हम चले जाएंगे, ये वाला ऑप्शन बन जाना है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन भी, और ये सारे मुझे लग रहा है कि शायद RS अग्रवाल वगैरह में क्वेश्चन दे रखे हैं, आई थिंक ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत कराया है, बहुत ज़्यादा कराया है। देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाइए, ठीक है ना, मैंने बहुत सिखाया है अपना इसमें, चैप्टर फर्स्ट में बहुत कराए हैं तरह के क्वेश्चंस। स्क्वायर हटाइए तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बचा, और जो स्क्वायर हटाया था वो पावर में लगा दीजिए, और अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, और ये नीचे उतार लीजिए 2, ठीक है ना। ये ध्यान है आपको या नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और बेसिकली होता क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होता है एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये तो 1 ही बन जाता है आपका, ठीक है। तो फाइनल जो आप लिखते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आता है, ये याद रखिएगा आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे किया, 2 को हटाया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 कहाँ गया, छत पे बैठा दिया, इसको ब्रैकेट लगा के ऊपर बैठा दिया पावर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस है तो माइनस, और छत से नीचे उतार लिया। फिर एक्स और 1 अपॉन एक्स का इंटू, जो कि 1 हो जाता है, आप लिखें तो ठीक है, नहीं तो आप ओरली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, -2 लिख के छोड़ सकते हैं। अगर कोई और नंबर होता है, ए बी होता, तो यहाँ पर ए बी लिखा जाता बेटा, ठीक है ना। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर -2 जो कि 9 - 2 यानी कि जो कि कितना होगा 7, तो 7 ये होने वाला है आंसर आपका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो ये चैप्टर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, पता नहीं चैप्टर सेकंड में इन्होंने क्यों डाले हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एक्स प्लस पी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पॉलिनोमियल है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसको सबसे पहले पी एक्स नाम दे दीजिए। क्या करेंगे, पी एक्स नाम, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस पी। अगर ये एक्स प्लस पी, ठीक है ना, इसका फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एक नंबर, ठीक है ना, नंबर की बात कर रहा हूँ, दूसरे नंबर का फैक्टर होगा, जैसे 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से आपको समझाऊं कि 2 जो है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 है या नहीं है बच्चों, 2 से कैंसिल होता है 8। अब 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। सभी लोग समझते हैं कि अगर हम एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो जो पहला वाला नंबर है, ठीक है ना, जो फैक्टर बोला जा रहा है कि ये फैक्टर है, उससे डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर को, तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि आप यहाँ पर आसानी से फील कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। सेकेंड थिंग, यही चीज़ हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक्स प्लस पी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो एक्स प्लस पी से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आपके पास क्लास 9th में एक रिमाइंडर थ्योरम भी आपको बताई गई होगी कि जो आपका डिवाइजर है, जिससे डिवाइस किया जा रहा है, अगर वो लीनियर है, क्या है, लीनियर अगर है, ध्यान रखिएगा, तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई जनरली। और ये जो है आपका पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 से ज़्यादा है, 2 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर,
है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी ये डिवाइजर, बस इसको ध्यान रखिए, ये डिवाइजर होना चाहिए, मतलब डिवाइजर जो है वो लीनियर होना चाहिए, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बच्चों। समझ में आ रही ना बात, इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर x प्लस पी क्या करते हैं, जो डिवाइजर है, सबसे पहले तो टेक या टेकिंग x प्लस पी को 0 के इक्वल लीजिए, x प्लस पी इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू, और इसको पॉलिनोमियल को f बोल दीजिए, fx, क्योंकि p यहाँ पर भी है तो fx नाम दे दीजिए, और जो x की ये वैल्यू है ये इसके अंदर रखते हैं, x के अंदर, मतलब यहाँ पर रखने के बाद ये बन जाएगा f माइनस पी इज रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। x की जो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर, जो आपने नोटेशन दिया ना, इसके अंदर रखेंगे f माइनस पी, यही क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। और बड़ी आसानी समझ सकते हो कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जो f माइनस पी है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, बिकॉज जो आपका x प्लस पी है वो इसका फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, फैक्टर। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये p की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं तो p में एक हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, यस और नो। पी में एक इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, अप्रोच तो यही है। अब वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी, है ना, वही तो, उसी के लिए तो ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और ये पता होना चाहिए कि भाई डिवाइजर अगर लीनियर है तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मुझे f माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं इधर, ठीक है ना, इधर जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं वहाँ पर p रख दीजिए, भाई अगर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर माइनस पी हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस पी रख दीजिए। तो अगर हम माइनस पी रख रहे हैं तो देखिए जरा, यहाँ पर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस पी इंटू माइनस पी हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस पी, जहाँ पर भी x देख रहे हैं वहाँ पर ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। बड़ी आसानी से हो गया हमारा ये, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस और p का p स्क्वायर, ठीक है ना, ये p स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये भी p स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये प्लस का 3 माइनस का p इक्वल टू 0, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी को उधर भेजोगे तो पी पॉजिटिव हो जाएगा माइनस से, और ये 3, बस यही हमारा आंसर है, पी इक्वल टू 3, है ना। ऐसे आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम तो आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज करनी है। फैक्टर्स में भी रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है, यानी फैक्टर थ्योरम भी पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि कोरिलेट करती हैं चीज़ें, और रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम है ही। बस उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा, तो वो तो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिवाइजर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि डिवाइजर लीनियर होना चाहिए, तब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो ये 3 आपका जो है वो सही ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12, इसमें आपको बताया कि वन ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर बताना है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का। तो देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, और मैं रीराइट करके लिख रहा हूँ y प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ही ओपन होगा भाई पहले तो, माइनस वाई और माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई आ गया आपका। अगर मैं इसमें y कॉमन ले लेता हूँ तो y माइनस 1 यही तो आएगा आपका, कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पे सीधा सीधा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर माइनस वाई, बहुत सिंपल हो गया ये तो, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करना है। तो यहाँ पर y भी फैक्टर है और y माइनस 1 भी फैक्टर है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो वो चूज कर लीजिए। y माइनस 1 दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है, अगर y दिया होता तो वो भी सही होता है। तो जो भी y और y माइनस 1 दोनों ही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है ना। तो जो भी आपका दिया हो ऑप्शन, y अगर दिया होता तो y पर टिक, है ना। और जनरली आपके एग्जामिनेशन में 1 ऑप्शन करेक्ट वाला ही जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक ही सही होगा, ठीक है ना, 2 सही नहीं होंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। तो y माइनस 1 मिल रहा है तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आगे y भी दिया होता तो उसको भी टिक कर देते हम लोग, जनरली तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले एमसीक्यूज ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, पी एक्स लेट कर लेंगे, पी एक्स इक्वल टू माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी p माइनस 1, वहाँ पर क्या करिए, माइनस 1 रख दीजिए, माइनस 1, ठीक है ना, ये यहाँ से, तो ये माइनस 4 है, जहाँ पर भी x दिखा वहाँ पर माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। जो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है, और साथ साथ करते हुए चलिएगा, पेपर पेन ले लीजिए, है ना, आपके पास होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, उस पर साथ साथ करते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए आप, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर मिलाइए, है ना, आंसर जो आ रहा है, और फिर यहाँ से प्ले करके देखिए कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर माइनस का क्यूब माइनस और 1 का क्यूब 1, और प्लस माइनस माइनस, 5 बन जा 5 और प्लस 3, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, 4 बन जा 4 माइनस 5 प्लस 3। अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5, और ये कितना होने वाला है 2, तो 2 को देख लीजिए, यही सही ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के आंसर बता भी नहीं पाएंगे, इतनी कैलकुलेशन तो आपको रफ पर करनी पड़ेगी। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन रफ पे करिए, आपको सिर्फ सही ऑप्शन चूज करके वहाँ पर लिखना है,
ठीक है कि सही ऑप्शन क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करके दिखानी भी नहीं है, दिखा देते हैं देन इट्स ओके, ठीक है ना, चलेगा, बट वो कैलकुलेशन आपके एग्जामिनर चेक नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको ऑप्शन देखेंगे कि आपने सही ऑप्शन को चूज किया है या फिर नहीं किया है। ओके बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जरा लिखा हुआ है दिस इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन कम किए होंगे, दोनों पॉलिनोमियल हैं, लेफ्ट राइट में लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ठीक है ना, और इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, ये दोनों इक्वल हैं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 हो, मतलब कंपेयरिंग करनी है बेसिकली, ठीक है ना, इक्वल दिया हुआ है, हमें चेक भी नहीं करना है, ठीक है ना, तो के की वैल्यू क्या हो जाए जिससे दोनों आपके एक्सप्रेशन लेफ्ट राइट वाले इक्वल हो जाए, तो ये तो मल्टीप्लाई है ही, राइट में कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का 3 के साथ करेंगे प्लस 3x, प्लस 2 का एक्स के साथ प्लस 2x, प्लस 2 प्लस 3 के साथ प्लस 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, सब कुछ तो सेम है, 6 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, के इक्वल टू 5, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, कौन सा रॉकेट साइंस है प्यारे बच्चों, है ना, समझ में आ रही ना सारी की सारी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं, बहुत सिंपल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर निकालना है और इसको इससे डिवाइड किया गया है, फिर देखिए जरा रिमाइंडर निकालना है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, इसको तो हमने पी एक्स लेट कर लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स की और 31 प्लस 31, ठीक है ना, और इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आपका रिमाइंडर निकालना है और ये आपका लीनियर है, मैंने अभी अभी बताया था, तो आप क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आ रही है -1, ये इसमें रख दीजिए, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो p-1 होगा, क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से p-1, अब आप p-1 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि p-1 कोई वैल्यू थोड़ी ना, वो तो नोटेशन है, p-1 की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ पर भी आप राइट साइड में x की जगह पर -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए प्लस 31, अब नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आना है ना, इसको ध्यान रखिएगा, अगर माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन है तो ये प्लस आएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, तो माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस, और 1 की पावर 31 1 और प्लस 31, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30 आंसर आएगा, -1 प्लस 31, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, और साइन बड़े नंबर का लगाता है, सभी को पता होगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला ए ऑप्शन हो गया आई थिंक। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, वैसे तो मैंने बोला था बट अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग असेसन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है ना, वो सॉल्व करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके जो है पेपर में दिखेंगे आपको, चैप्टर 2 से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। कल के सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों एंड गुड नाइट।